यह एक ऐसी जेल है जहाँ का कोई भी कैदी आम इंसान नहीं है। यहाँ के हर एक कैदी के पास खतरनाक सुपर पावर्स हैं। कोई बिजली को कंट्रोल कर सकता है, कोई दूसरों के दिमाग की बात पढ़ सकता है, तो कोई पलक झपकते ही एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जा सकता है। इतने सारे पावरफुल क्रिमिनल्स को एक पिंजरे में बंद करके रखना कितना डेंजरस हो सकता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये सुपर पावर वाले कैदी मिलकर विद्रोह कर दें या जेल तोड़कर भागने की कोशिश करें? आज हम इस कहानी में यही देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज से। वहां जैक नाम के एक आदमी को खतरनाक मेटा ह्यूमंस के एक गैंग ने घेर रखा है। जैक पहले उन्हीं के लिए काम करता था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मिशन में फेल होने की वजह से अब गैंग के सभी लोग उसे मारना चाहते हैं। जैक बहुत अच्छे से जानता है कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो डर से कांप रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो जैक को मार पाते, वहां अचानक एक रहस्यमयी विजिलेंटी की एंट्री होती है जिसका नाम है पेबैक। ब्लैक कपड़े और चीस्ट पर क्रॉस का साइन बनाए पेबैक जैसे ही स्क्रीन पर आता है, पूरा सीन बदल जाता है। वो आते ही बिना कोई बात किए तूफानी स्पीड से अपनी गन निकालता है और गैंग के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसका हर एक अटैक इतना परफेक्ट और खतरनाक था कि पलक झपकते ही कई क्रिमिनल्स जमीन पर ढेर हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं। पेबैक उन पर भी निशाना साधकर गोली चलाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होने की वजह से गोली उन्हें नहीं लगती। यह देखकर पेबैक अपने हाथ की गन फेंक देता है और खाली हाथ ही लड़ने का फैसला करता है। वैसे उन दोनों क्रिमिनल्स में से एक काफी खतरनाक फाइटर था। वो एक के बाद एक पंच और किक मारकर पेबैक को कॉर्नर करने की कोशिश करता है। फाइट के दौरान वो पेबैक का ही चाकू छीनकर उसके पैर में घोंप देता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि हमारा हीरो शायद अब फंस गया, लेकिन पेबैक हार मानने वालों में से नहीं था। पैर में चोट लगने के बाद वो और भी खतरनाक हो जाता है। वो उल्टे उस क्रिमिनल का हाथ मरोड़कर उसे पूरी तरह से काबू कर लेता है और पटक कर उसे खत्म कर देता है। अब बचा आखिरी बंदा। ये क्रिमिनल दिखने में आम इंसान जैसा नहीं था, बल्कि इंसान और जंगली जानवर का एक अजीब और हिंसक कॉम्बिनेशन था। दानव जैसा यह मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से पेबैक की तरफ बढ़ता है, लेकिन पेबैक बिल्कुल शांत था। वो सही टाइम पर एक जोरदार पंच मारकर मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद अपनी उंगलियों से उस जीव की आंखों पर वार करके उसे हमेशा के लिए ठंडा कर देता है। पूरा गैंग खत्म होने के बाद जैक तो एकदम हैरान रह जाता है। वो सोच रहा था कि पेबैक शायद उसे बचाने ही यहाँ आया है, इसलिए वो थैंक्स कहते हुए पेबैक का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी पेबैक एक कड़वा सच सामने लाता है। वो जैक को साफ साफ बता देता है कि वो उसे बचाने नहीं आया है, बल्कि बदला लेने आया है, क्योंकि इसी जैक की वजह से पास्ट में पेबैक की अपनी बेटी की जान गई थी। 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट किए बिना पेबैक अपनी गन सीधे जैक के सिर पर तान देता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर्स पार्किंग गैरेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से भागने के बजाय पेबैक शांति से अपने हथियार फेंक देता है और बिना किसी विरोध के पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। ये सारी घटनाएं सेंट लुइस नाम के एक शहर में हो रही हैं, जो द पल्स नाम के एक भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से तबाह हो गया था। उस ब्लास्ट ने अनगिनत घरों को मलबे में बदल दिया था और चारों तरफ डेंजरस रेडिएशन फैला दिया था। लेकिन उस तबाही के बाद एक अजीब घटना घटी। जो लोग इस रेडिएशन के बीच भी जिंदा बच गए थे, उनकी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। उनमें से कई लोग चमत्कारी सुपर पावर्स या सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के मालिक बन गए। किसी को अविश्वसनीय ताकत मिली, किसी को बिजली कंट्रोल करने की पावर मिली, तो कुछ लोगों ने और भी खतरनाक पावर्स अनलॉक कर ली। नेचुरल है कि क्रिमिनल्स ने बहुत जल्द इन पावर्स का इस्तेमाल क्राइम और वायलेंस के लिए करना शुरू कर दिया। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई कि अमेरिकन गवर्नमेंट को उन्हें रोकने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने पर मजबूर होना पड़ा, और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन था सेंटीब्रॉन नाम की एक विशाल मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल। यह जेल खास तौर पर सुपर पावर वाले क्रिमिनल्स को कैद रखने के लिए ही बनाई गई थी। यहाँ के हर एक कैदी के पास खतरनाक पावर्स थीं, जो सेंटीब्रॉन को पूरी दुनिया की सबसे खौफनाक जेलों में से एक बनाती है। इस जेल को वार्डन डेवलिन नाम का एक क्रूर और करप्ट आदमी कंट्रोल करता है, जिसे इन सुपर पावर वाले लोगों को बंदी बनाकर रखने में मजा आता है। और सबसे खराब बात यह है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैदी सचमुच क्रिमिनल हैं या बेगुनाह। किसी के अंदर भी पावर दिखते ही वह उसे सोसाइटी के लिए एक खतरा मान लेता है। एक दिन वार्डन को खबर मिलती है कि सेंटीब्रॉन में नए कैदियों का एक ग्रुप लाया जा रहा है। उन्हीं के बीच पेबैक और डिएगो डियाज नाम का एक यंग ड्राइवर भी है। उनके जेल पहुंचते ही कैप्टन जेसन ब्रोडी के अंडर काम करने वाले डैनी और लिज मोरालेस नाम के 2 प्रिजन ऑफिसर्स उन्हें घेर लेते हैं। ऑफिसर्स तुरंत ही नए कैदियों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं।
इसी प्रोसेस के बीच वे जेल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल भी समझा देते हैं। यहाँ हर एक कैदी को अपने पैर में एक स्पेशल कॉलर पहनना पड़ता है। इस कॉलर में नेली नाम का एक केमिकल होता है जो कैदियों की सुपर पावर को ब्लॉक या इनएक्टिव रखने के लिए बनाया गया है। कैदी चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, ये ड्रग उनकी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गार्ड्स जब चाहें तब इस कॉलर के जरिए कैदियों की बॉडी में तेज इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। नतीजा यह कि अगर कोई कैदी प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करता है तो ऑफिसर्स सिर्फ एक बटन दबाकर उन्हें तुरंत सजा दे सकते हैं। मगर इन सब धमकियों को सुनने के बाद भी पेबैक के चेहरे पर डर का कोई साइन नहीं दिखता। वो वहाँ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे ये खौफ और धमकियां उसे छू भी नहीं पा रही। लेकिन कैप्टन ब्रोडी उसे तभी एक सबक सिखाने का फैसला करता है। अपने हाथ में मौजूद एक टैबलेट की मदद से वो पेबैक के पैर के कॉलर को एक्टिवेट कर देता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक पेबैक की बॉडी पर लगता है जो उसे पल भर में जमीन पर गिरा देता है। इस क्लियर मैसेज के बाद नए कैदियों को आखिरकार उनके अपने अपने सेल्स में ले जाया जाता है और अगली सुबह उन्हें पहली बार जेल के यार्ड यानी मैदान में भेजा जाता है। लेकिन वहाँ पैर रखते ही पेबैक ऑलमोस्ट तुरंत एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। कैदियों में से एक, जिसका नाम डायमंड जिम है, वो पेबैक को देखते ही पहचान लेता है। असल में पार्किंग गैरेज की उस फाइट के दौरान पेबैक ने जिस गैंग मेंबर्स को मारा था उनमें से एक इस जिम का भाई था। सच जानते ही जिम अपना आपा खो देता है और सबके सामने पेबैक पर टूट पड़ता है। लेकिन पेबैक भी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। वो बहुत आसानी से जिम के अटैक से बचकर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। देखते ही देखते जेल के मैदान के बीचों बीच एक भयानक मारपीट शुरू हो जाती है। डिएगो पूरा सीन देखकर एकदम हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गार्ड्स इस लड़ाई को रोकने के बजाय बस खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं। ठीक तभी गॉर्डन नाम का एक और कैदी, जिसे सब लाइटनिंग रॉड के नाम से जानते हैं, वो डिएगो को समझाता है कि सेंटीब्रॉन जेल के अंदर के रूल्स कैसे हैं। गॉर्डन के मुताबिक गार्ड्स सिर्फ तभी बीच में आते हैं जब एक कैदी दूसरे को जान से मारने वाला हो। जब तक ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट है तब तक उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर पेबैक और जिम के बीच की लड़ाई और भी डेंजरस रूप ले लेती है। अपनी सुपर पावर्स के बिना भी दोनों जी जान से लड़ रहे थे। जिम पेबैक की नाक पर सीधे एक घूंसा मारता है जिससे उसके चेहरे से खून बहने लगता है। लेकिन लड़ाई रोकने के बजाय पेबैक उस खून से अपने चेहरे पर एक क्रॉस का साइन बनाता है, ठीक वैसा ही जैसा वो अपने कपड़ों पर पहनता था। इसके बाद वो जैसे बिल्कुल पागल हो जाता है। वो जिम पर लगातार अटैक करता है और सबके सामने ही उसे वहीं ढेर करने की धमकी देता है। सिचुएशन हाथ से बाहर जाने से पहले ऑफिसर लेज आखिरकार बीच में आकर खड़ी होती है। कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके वो दोनों कैदियों के कॉलर एक्टिवेट कर देती है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर तुरंत फाइट रुकवा देती है। इसके बाद दोनों को घसीटते हुए हॉस्पिटल विंग में ले जाया जाता है। मैदान का माहौल थोड़ा शांत होने पर डिएगो गॉर्डन से बात करना शुरू करता है। चूंकि गॉर्डन सालों से इस खतरनाक जेल में टिका हुआ है, इसलिए डिएगो उससे जानना चाहता है कि वो इतने लंबे समय तक यहाँ कैसे जिंदा रहा। गॉर्डन को इस नए यंग लड़के के लिए थोड़ी हमदर्दी फील होती है, इसलिए वो उसे सेंटीब्रॉन के सबसे इंपॉर्टेंट 4 रूल्स सिखाता है। पहला, अपनी रहने की जगह हमेशा साफ रखना। दूसरा, अपने काम से काम रखना, यानी दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाना। तीसरा, कभी खुद से मुसीबत मोल मत लेना। और चौथा, किसी दूसरे कैदी से कभी कुछ उधार मत लेना। इसके बाद गॉर्डन डिएगो को एक और एक्स्ट्रा वार्निंग देता है। जेल में तुम्हारी और कितने दिनों की सजा बची है, यह भूलकर भी कभी किसी को मत बताना। डिएगो बताता है कि उसकी सिर्फ 5 साल की सजा बची है, जिसे सुनकर गॉर्डन उसे तुरंत इस सीक्रेट को छुपाकर रखने की सलाह देता है, क्योंकि सेंटीब्रॉन के ज्यादातर कैदी उम्र कैद काट रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि डिएगो के पास एक दिन जेल से बाहर निकलने का मौका है तो वे जलन और गुस्से में डिएगो के दुश्मन बन सकते हैं। ये सब सुनकर डिएगो के मन में पूरी जेल के सबसे खतरनाक कैदी जूलियस लोएब के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी जगती है। गॉर्डन समझाता है कि जूलियस बेहद डेंजरस है, क्योंकि उसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की एक अजीब पावर है। उसकी यह पावर इतनी खौफनाक है कि जेल अथॉरिटी उसे हमेशा एक स्पेशल आइसोलेटेड यानी बिल्कुल अलग सेल में बंद रखती है। यहाँ तक कि उसका वफादार राइट हैंड दारियस भी हमेशा उसकी पहरेदारी में रहता है। गॉर्डन डिएगो को और भी वार्न करता है कि अगर किसी भी तरह जेल के कॉलर्स का ड्रग काम करना बंद कर दे तो जूलियस बहुत आसानी से सेंटीब्रॉन के हर एक इंसान को अपना गुलाम बना सकता है। ठीक इसी समय जेल के ऑफिस में वार्डन डेवलिन गार्ड्स को ऑन ऑर्डर देता है कि जूलियस को एक रिहेबिलिटेशन हियरिंग के लिए लाया जाए। जूलियस को जब लाया जाता है तब उसके पैर में जेल का कॉलर तो था ही, साथ ही चेहरे पर एक भारी लोहे का मास्क पहनाया हुआ था। उसे एक डार्क रूम में ले जाया जाता है जहां एक जज उससे पूछताछ शुरू करते हैं। जज जानना चाहते हैं कि इतने साल जेल में बिताने के बाद जूलियस खुद को सुधार पाया है या नहीं, लेकिन जूलियस को इस हियरिंग में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। प्यार से जवाब देने के बजाय वो उल्टे जज को इंसल्ट कर देता है और साफ कहता है कि वो बस अपने सेल में वापस जाना चाहता है।
है। उसके इस बिहेवियर की वजह से हियरिंग का रिजल्ट ठीक वही होता है जिसकी सबको उम्मीद थी। जूलियस को रिहाई के अयोग्य घोषित करके लाइफ टाइम जेल में ही रखने का ऑर्डर दिया जाता है। मगर हियरिंग के बाद एक और इंटरेस्टिंग वाकया होता है। वार्डन डेवलिन सीक्रेटली जूलियस के पास एक डेंजरस ऑफर लेकर पहुंचता है। वार्डन बताता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए जेल के अंदर एक इलीगल फाइट क्लब चलाता है, लेकिन बहुत जल्द वो रिटायर होने वाला है और सेंटीब्रॉन छोड़ने के बाद उसके हाथ में सिर्फ थोड़ी सी पेंशन का पैसा ही आएगा। वो ऐसी नॉर्मल लाइफ नहीं चाहता, उसे चाहिए अंधाधुंध पैसा, लग्जरी और फुल ऐश ओ आराम। और ठीक इसी वजह से उसकी नजर जूलियस के छुपा कर रखे खजाने पर है। पता चलता है कि एक सीक्रेट बैंक अकाउंट में जूलियस के $1 मिलियन लॉक हैं, जिसे सिर्फ जूलियस खुद ही एक्सेस कर सकता है। इसीलिए वार्डन उसे एक डील ऑफर करता है। जूलियस अगर अपने सारे पैसे वार्डन के नाम ट्रांसफर कर दे तो वो यह पक्का करेगा कि जूलियस जेल के अंदर बेहद कंफर्टेबल लाइफ जी सके। लेकिन जूलियस अगर राजी नहीं हुआ तो वार्डन उसे हॉस्पिटल विंग में भेजकर ब्रेन सर्जरी कराने की धमकी देता है, जिससे उसकी सुपर पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जूलियस समझ जाता है कि उसके सामने असल में कोई दूसरा रास्ता खुला नहीं है, इसलिए वो डील के लिए मान जाता है, लेकिन बताता है कि अकाउंट तक पहुंचने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। वार्डन उसकी यह शर्त मान लेता है और सब कुछ फाइनल करने के लिए उसे अपने रिटायरमेंट के दिन तक का टाइम देता है। हालांकि वो जूलियस को कड़े शब्दों में वार्निंग भी देता है कि वो किसी भी तरह की चीटिंग करने की कोशिश न करे, वरना बाकी की जिंदगी उसे बिल्कुल पावरलेस होकर बितानी पड़ेगी। इधर हॉस्पिटल विंग में मारपीट के बाद डॉक्टर इसाबेल पेबैक का इलाज कर रही थीं। ठीक इसी समय डिएगो भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल की सफाई का काम दिया गया था। दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के बीच काम करने के बावजूद डॉक्टर इसाबेल इंसान के तौर पर बहुत ही दयालु और केयरिंग थीं। जेल के दूसरे एम्प्लॉयज की तरह न होकर वो हर एक कैदी को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ देखती थीं। उनके साथ बात करने के दौरान डिएगो अपनी सुपर पावर के बारे में एक सीक्रेट बात शेयर करता है। वो समझाता है कि उसकी पावर असल में फीलिंग्स से जुड़ी है। तेज एम्पैथी के जरिए वो दूसरे इंसानों के इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत गहराई से महसूस और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। सेंटीब्रॉन के बाकी 10 कैदियों की तरह डिएगो बिल्कुल भी हिंसक या डेंजरस नहीं था। सच कहें तो वो मानता था कि उसे गलत तरीके से इस जेल में बंद किया गया है। डॉक्टर इसाबेल को उसके लिए काफी हमदर्दी फील होती है और वे दोनों शांति से बात करते रहते हैं। लेकिन अचानक ही जूलियस लोएब का मेडिकल चेकअप करने के लिए डॉक्टर इसाबेल को दूसरे रूम में बुला लिया जाता है। वो जब जूलियस को चेक करना शुरू करती है तभी एक अनएक्सपेक्टेड घटना घटती है। किसी की नजर में आए बिना पेबैक हॉस्पिटल के बेड से चुपचाप उठता है और उनका पीछा करता है। जूलियस के पास डॉक्टर इसाबेल को खड़ा देखकर पेबैक अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। चूंकि जूलियस इस दुनिया के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक माना जाता है, इसलिए पेबैक उसे वहीं खत्म कर देने का फैसला करता है। वो अचानक डॉक्टर इसाबेल पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है और जूलियस की तरफ बढ़ता है। ठीक जब पेबैक वॉर करने ही वाला होता है, डिएगो तेजी से उस रूम में एंटर करता है और सही टाइम पर उसे रोक देता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर डिएगो किसी तरह पेबैक को दबोचकर कंट्रोल में ले आता है। डिएगो के इस तुरंत ली गए एक्शन की वजह से सिचुएशन और खराब होने से पहले एक गार्ड वहां आ जाता है और पेबैक को घसीटते हुए उसके सेल में ले जाता है। इस घटना के बाद डिएगो अचानक ही कैदियों के बीच काफी पॉपुलर हो जाता है। लंच के टाइम पर कैदी उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपने अपने जेली के कप उसे देने लगते हैं, जो इस जेल के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। कुछ ही देर में गॉर्डन भी उसके पास आता है और डिएगो को कांग्रेचुलेट करता है। वो कहता है कि पेबैक जैसे आदमी के सामने सीना तान कर खड़े होने के बाद सेंटीब्रॉन का अब कोई भी कैदी डिएगो से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद एक और अजीब बात होती है। दारियस डिएगो के पास आता है और चुपके से अपनी जेली भी उसके हाथ में थमा देता है। इसके बाद वो डिएगो को बताता है कि जूलियस उससे बात करना चाहता है। डिएगो काफी नर्वस होकर उसका पीछा करते हुए जूलियस के उस आइसोलेटेड सेल में जाता है। वहां पहुंचने पर हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने के लिए जूलियस डिएगो को थैंक्स कहता है। वो प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो इस एहसान का कर्ज चुकाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, सही टाइम आने पर डिएगो को उसकी हेल्प करनी होगी। पहले सेंटीब्रॉन के सबसे खतरनाक कैदी पर भरोसा करने में डिएगो को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन आखिर में वो जूलियस के इस ऑफर के लिए मान जाता है। इधर जेल के ऑफिस में वार्डन डेवलिन अपनी सेक्रेटरी फेलिसिया की हेल्प से अपनी रिटायरमेंट पार्टी की तैयारियों में बिजी था। इसके कुछ ही देर बाद कैप्टन ब्रोडी ऑफिस में एंटर करता है। तब वार्डन उसे बताता है कि वो इस जेल से हमेशा के लिए विदा होने से पहले जूलियस की छुपाकर रखी उस भारी प्रॉपर्टी को हथियाने का एक सीक्रेट प्लान बना चुका है। लेकिन ब्रोडी सेंटीब्रॉन
ब्रॉन के अंदर के इस अनलिमिटेड करप्शन और वायलेंस से सचमुच तंग आ चुका था। वो किसी भी तरह वार्डन के इस गंदे प्लान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए बिना कोई बात किए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फेलिसिया भी वार्डन के ऐसे बिहेवियर से बेहद इरिटेट होती है। वो वार्डन को वार्न करते हुए कहती है कि अगर अथॉरिटी को किसी भी तरह पता चल गया कि वो क्या कर रहा है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन वार्डन इन सब बातों की रत्ती भर भी परवाह किए बिना उल्टे कहता है कि इस काम में उसे फेलिसिया की हेल्प चाहिए। वार्डन बहुत अच्छे से जानता था कि उसके रिटायरमेंट के बाद फेलिसिया सेंटी ब्रॉन की अगली सुपरवाइजर बनना चाहती है, इसलिए वो फेलिसिया को 2 लिफाफे दिखाता है। पहले लिफाफे में एक रिकमेंडेशन लेटर था जो उसे नई सुपरवाइजर बनने में हेल्प करेगा, और दूसरे लिफाफे में उसके खिलाफ ऑर्डर्स न मानने के कुछ झूठे आरोपों के पेपर्स थे। वार्डन का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, फेलिसिया अगर उसकी हेल्प करेगी तो उसका फ्यूचर सेफ रहेगा, और अगर वो राजी नहीं हुई तो वार्डन उसका पूरा करियर बर्बाद कर देगा। फेलिसिया अपने बॉस की इस गंदी चाल को बहुत अच्छे से समझ जाती है, लेकिन वो यह सोचकर आखिरकार हेल्प करने के लिए मान जाती है कि एक बार सुपरवाइजर बनने के बाद वो सेंटी ब्रॉन की इस पुरानी सूरत को बदल पाएगी और जेल में काफी सुधार कर सकेगी। कुछ दिनों बाद गॉर्डन को उसकी अपनी रिहैबिलिटेशन हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। पूरे 10 साल जेल में बिताने के बाद गॉर्डन बेहद ईमानदारी से जज से कहता है कि उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है और वो लाइफ में एक दूसरा मौका चाहता है, लेकिन जज उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि गॉर्डन के जेल में रहने के इस पूरे टाइम में अच्छे या बुरे किसी भी तरह से अलग से कभी वो अथॉरिटी की नजरों में नहीं आया। ये बात सुनकर गॉर्डन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो भड़क कर कहता है कि वो अपने क्राइम के लिए पहले ही काफी सजा भुगत चुका है और अब वो सिर्फ अपनी आजादी वापस चाहता है। अनफॉर्चुनेटली गॉर्डन के इस अचानक फूटे गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जज तुरंत उसकी रिहाई की अपील को खारिज कर देते हैं और उसे कुछ और साल जेल में ही बिताने का ऑर्डर देते हैं। पूरी तरह टूटे हुए दिल के साथ गॉर्डन कैफेटेरिया में वापस आता है और फुल डिप्रेशन और निराशा में एक कोने में चुपचाप टेबल पर बैठ जाता है। डिएगो, जो अब किचन में काम कर रहा है, वो आगे आकर अपने इस दोस्त को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर दारियस अचानक उनकी टेबल की तरफ बढ़ता है और सीक्रेटली गॉर्डन के हाथ में एक अजीब चाबी थमा देता है। चाबी देखते ही गॉर्डन समझ जाता है कि ये असल में जूलियस लोएब के बनाए किसी सीक्रेट प्लान का ही हिस्सा है। इसके कुछ ही देर बाद डिएगो जब किचन में अपने काम पर वापस चला जाता है, तब गॉर्डन चुपचाप अपनी जैकेट खोलता है और चाबी से अपने पैर में लगे कॉलर को अनलॉक कर लेता है और तुरंत ही कॉलर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये था कि नेली नाम का वो ड्रग अब उसकी सुपर पावर को रोककर नहीं रख पा रहा था। कई सालों के बाद गॉर्डन को आखिरकार अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटी वापस मिल जाती है, लेकिन कुछ भी डेंजरस करने से पहले वो आखिरी बार डिएगो के पास जाता है और इस जेल में बिताए दिनों के दौरान इतना अच्छा दोस्त बनकर रहने के लिए उसे थैंक्स कहता है। गॉर्डन को अचानक ऐसी इमोशनल बातें करते देख डिएगो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लग रहा था कि गॉर्डन जैसे पहले से ही जानता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद गॉर्डन जेल के एक गार्ड की तरफ मुड़ता है और उसे इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो साफ तौर पर गार्ड को फाइट के लिए उकसा रहा था। गुस्से में आया ऑफिसर उसे सजा देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गॉर्डन ठीक इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। बेहद तेज चाल चलते हुए वो पास के एक लैंप से बिजली का तार झटके से खींच कर तोड़ देता है और उसे सीधे गार्ड की बॉडी पर चिपका देता है। वो करंट सीधे गॉर्डन की अपनी बॉडी में एंटर करता है। इस भारी मात्रा की पावर का प्रेशर जेल का पावर सिस्टम झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से पूरा जनरेटर पल भर में ओवरलोड हो जाता है। अचानक पूरी जेल अंधेरे में डूब जाती है और बिजली का कनेक्शन कट जाता है। सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि कैदियों के पैर के इलेक्ट्रिक कॉलर्स भी काम करना बंद कर देते हैं और इस तरह गॉर्डन एक बार फिर पूरी तरह से लाइटनिंग रॉड में बदल जाता है। इसके बाद गार्ड्स कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो कैफेटेरिया से रफू चक्कर हो जाता है। इस ब्लैकआउट की वजह से पूरी जेल के अंदर हड़कंप मच जाता है। गार्ड्स चूंकि कॉलर के जरिए कैदियों को शॉक नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कई कैदी इस मौके का फायदा उठाने लगते हैं। जेल के मैदान में डायमंड जिम और उसकी गैंग ने सोचा कि पे बैक पर दोबारा अटैक करने का यही बेस्ट चांस है, लेकिन एक और खूनी जंग शुरू होने के ठीक पहले जेल का बैकअप जनरेटर अचानक चालू हो जाता है। गार्ड्स तेजी से कॉलर्स का कंट्रोल वापस पा लेते हैं और कैदियों को तेज इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी अपनी जगह शांत होने पर मजबूर कर देते हैं। सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद ऑफिसर्स को कैफेटेरिया के अंदर उस गार्ड की डेड बॉडी मिलती है। वे समझ जाते हैं कि इस मर्डर और जेल की बिजली काटने के पीछे गॉर्डन का ही हाथ था। ये खबर तुरंत वार्डन डेवलिन के कानों तक पहुंचती है। वो बुरी तरह भड़क जाता है और सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि किसी भी कीमत पर गॉर्डन को अभी के अभी ढूंढ कर निकाला जाए। इधर गॉर्डन भागकर हॉस्पिटल विंग में जाकर छुप जाता है। वहाँ की एक खिड़की के पास खड़े होकर वो बाहर की धूप की तरफ देखता रहता है और अपने आप से शांति से कहता है कि वो आखिरकार फिर से आजाद होने वाला है। लेकिन
उसकी यह आजादी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। ऑफिसर लिज मोरालेस अचानक उस रूम में एंटर करती है और गॉर्डन को निशाना बनाकर एक जोरदार पंच मारती है जो उसे जमीन पर गिरा देता है। वो तुरंत वार्डन से कांटेक्ट करके बताती है कि उसने भागे हुए कैदी को ढूंढ निकाला है। ठीक तभी वार्डन उसे एक खौफनाक ऑर्डर देता है। जेल के एक ऑफिसर का मर्डर करने की सजा के तौर पर वो लिज को कमांड देता है कि गॉर्डन को वहीं के वहीं जान से मार दिया जाए। लिज ये सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि वो किसी कैदी को इस तरह अपने हाथों से खत्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन वार्डन उस पर लगातार प्रेशर बनाता है और अपना ऑर्डर मानने के लिए मजबूर करता है। मजबूर होकर लिज अपने कॉम्बैट ग्लव्स पहन लेती है और गॉर्डन के सिर पर एक के बाद एक कई वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अगले दिन जेल के अंदर अपने इकलौते सच्चे दोस्त को खोने के बाद डिएगो पूरी तरह से टूट जाता है। इस भारी डिप्रेशन और उदासी के बीच उसे अपनी वाइफ का एक फोन कॉल आता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि बाहर की लाइफ दिन ब दिन बहुत मुश्किल होती जा रही है और अकेले उनकी बेटी को पालना अब उसके बस की बात नहीं रही। डिएगो उसे शांत करने की कोशिश करता है और प्रॉमिस करता है कि अपनी सजा जल्दी खत्म करके घर लौटने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी वाइफ बेहद दुखी होकर ये मानती है कि वो और कितने दिन उसका इस तरह वेट कर पाएगी ये वो खुद भी नहीं जानती। डिएगो इस बात पर कुछ और कहता इससे पहले ही ऑफिसर लिज उनके कॉल को बीच में ही काट देती है और डिएगो को वार्डन डेवलिन से मिलाने के लिए ले जाती है। वार्डन डिएगो को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले एरिया में ले जाता है। वहाँ वो डिएगो को एक ऐसी कन्फाइनमेंट दिखाता है जिसका इस्तेमाल कैदियों को सबसे बेरहम तरीके से सजा देने के लिए किया जाता है। वार्डन का इशारा बिल्कुल साफ था, डिएगो अगर उसकी बात नहीं सुनेगा तो उसे भी इसी नर्क में बंद होना पड़ेगा। इसके बाद वार्डन अपना असली सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि जूलियस लोएब अचानक डिएगो में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। डरे और नर्वस लहजे में डिएगो समझाता है कि उसने बस हॉस्पिटल विंग में जूलियस की जान बचाई थी और इसी वजह से जूलियस ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सब सुनने के बाद वार्डन डिएगो को एक डेंजरस काम सौंपता है। अब से डिएगो को सीक्रेटली जूलियस पर जासूसी करनी होगी और वो जो कुछ भी पता लगाएगा उस सब की रिपोर्ट वार्डन को आकर देनी होगी और डिएगो अगर यह काम करने से मना करता है तो उसे एक लंबे टाइम के लिए उस अंधेरी कन्फाइनमेंट में सड़ने के लिए डाल दिया जाएगा। हमेशा की तरह डिएगो के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो सिर झुकाकर ऑर्डर मान लेता है। इसके बाद के कुछ दिन जेल की लाइफ फिर से नॉर्मल रूटीन पर चलने लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे जूलियस लोएब सीक्रेटली अपने उस मिस्टीरियस प्लान का जाल बुन रहा था। एक सुबह जूलियस अपने एक आदमी के जरिए पेबैक के सेल में चुपके से एक टैटू बनाने वाली सुई भिजवाता है। पेबैक नहीं जानता था कि यह किसने भेजी है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। उल्टे वो उस सुई से अपनी बॉडी पर एक बड़ा सा क्रॉस का टैटू बनाने लगता है, ठीक वैसा ही क्रॉस का साइन जैसा वो हमेशा अपने कपड़ों पर रखता था। टैटू बनाने का काम पूरा करके पेबैक जेल के मैदान में आता है और सीधे डायमंड जिम को ढूंढना शुरू कर देता है। ये साफ था कि वो एक बार फिर फाइट करना चाहता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए इस बार जिम लड़ने से मना कर देता है। वो पेबैक से कहता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि आज नहीं तो कल वे दोनों अपना हिसाब किताब हमेशा के लिए चुकता कर लेंगे। जिम की इस बात से साफ पता चल रहा था कि वो असल में किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और सही मोमेंट का वेट कर रहा है। इधर डिएगो हर दिन किसी तरह सेंटीब्रॉन जेल के अंदर टिके रहने की जंग लड़ रहा था, लेकिन अपने दोस्त गॉर्डन की मौत के बाद वो आखिरकार डिसाइड करता है कि वो सीधे जूलियस से बात करेगा। डिएगो जब जूलियस के सेल में जाता है तो वो सीधे सीधे पूछता है कि जूलियस का असली प्लान क्या है और वो क्यों डिएगो को बार बार इन सब चीजों में घसीट रहा है। जूलियस बिल्कुल शांत रहकर डिएगो को सब्र रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक ऐसी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है जो डिएगो को हिलाकर रख देती है। जूलियस कहता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक ठाक चला तो यह हफ्ता खत्म होने से पहले ही वे दोनों इस जेल से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। और कोइंसिडेंस देखिए, ठीक इसी हफ्ते वार्डन डेवलिन का रिटायरमेंट का दिन भी था। ठीक इसी समय फेलिसिया बेहद नर्वस होकर यह जानने का वेट कर रही थी कि वार्डन के जाने के बाद वो सेंटीब्रॉन की नई सुपरवाइजर बन पा रही है या नहीं। लेकिन अचानक एक ईमेल के जरिए उसे एक बड़ा झटका लगता है। ईमेल में कहा गया था कि इस पोस्ट के लिए कैप्टन ब्रोडी के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। बुरी तरह भड़क कर फेलिसिया तुरंत वार्डन डेवलिन के सामने जा पहुंचती है। वार्डन ऐसा मासूम चेहरा बनाता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो कहता है कि वो बस ब्रोडी को भी इस प्रमोशन का एक फेयर चांस देना चाहता था, लेकिन फेलिसिया उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। उसे पूरा यकीन था कि वार्डन पक्का कुछ छुपा रहा है। यहाँ तक कि खुद कैप्टन ब्रोडी भी यह खबर सुनकर काफी हैरान थे और सच कहें तो वो खुद इस प्रमोशन की न्यूज से कोई खास खुश नहीं थे। इसके बावजूद ब्रोडी डिसाइड करते हैं कि वार्डन के ऑफिशियली रिटायर होने तक वो अपने काम पर फोकस करेंगे और जेल में शांति बनाए रखेंगे। इसलिए वो जेल के मैदान में जाकर डायमंड जिम को कड़ी वार्निंग देते हैं कि वार्डन के आखिरी दिन वो किसी भी तरह की गड़बड़ न करे। जिम ऊपर
ऊपर से तो उनकी बात मानने का नाटक करता है, लेकिन ब्रोडी के जाते ही वो अपनी गैंग से कहता है कि सही मौका मिलते ही वो कैप्टन को जान से मार देगा, लेकिन उससे पहले उन्हें जूलियस के प्लान के मुताबिक चलना होगा। आखिरकार वार्डन डेवलिन की नौकरी का आखिरी दिन आ जाता है। वो जेल में एंटर करते ही फेलिसिया और कैप्टन ब्रोडी दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है। फेलिसिया को पूरी तरह हैरान करते हुए ब्रोडी को सेंटीब्रॉन का नया सुपरवाइजर चुन लिया जाता है। फेलिसिया अंदर से बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वो दिल से मानती थी कि इस पोस्ट के लिए वही सबसे ज्यादा डिजर्विंग थी। फुल डिप्रेशन और गुस्से के साथ वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाती है। सच तो ये है कि प्रमोशन मिलने के बाद ब्रोडी खुद भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन वार्डन डेवलिन के पास अब किसी की फीलिंग्स की परवाह करने का टाइम नहीं था। वो अपनी आखिरी चाल चलने के लिए सीधे जूलियस के सेल की तरफ निकल पड़ता है। वार्डन जूलियस के हाथ में उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा एक टैबलेट थमा देता है, ताकि जूलियस आखिरकार अपने छुपाकर रखे करोड़ों रुपए वार्डन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। ठीक इसी समय जेल के मैदान में पेबैक एक बार फिर डायमंड जिम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे फाइट के लिए उकसाता है। इस बार जिम भी राजी हो जाता है। दोनों एक और खूनी लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। सिचुएशन को डेंजरस होते देख लिज और कैप्टन ब्रोडी तेजी से कैदियों के इलेक्ट्रिक कॉलर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। कॉलर्स पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। ठीक उसी मोमेंट पर जूलियस टैबलेट के जरिए सीक्रेटली एक कमांड एक्टिवेट कर देता है। उसने सिर्फ अपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे, बल्कि उस टैबलेट का इस्तेमाल करके सीधे सेंटीब्रॉन का मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही हैक कर लिया था। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी जेल के अंदर मौजूद हर एक कैदी के पैर का कॉलर एक साथ बंद हो जाता है। नेली नाम का वो ड्रग पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है और देखते ही देखते हर एक कैदी को अपनी चमत्कारी सुपर पावर या सुपर ह्यूमन एबिलिटी वापस मिल जाती है। पल भर के अंदर पूरी जेल में एक भयानक अफरा तफरी और तांडव शुरू हो जाता है। कैदी गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ खूनी लड़ाई में लग जाते हैं और जेल का जो कुछ भी है उसे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। शुरू हो जाता है एक बहुत बड़ा प्रिसन राइट, यानी जेल विद्रोह। ऑफिसर्स इस पागलपन को रोकने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन बहुत तेजी से उनके कंट्रोल के बाहर चली जाती है। इधर हॉस्पिटल विंग में डिएगो अचानक महसूस करता है कि उसकी अपनी पावर भी वापस आ गई है। उसकी एम्पैथी की पावर अचानक इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो जेल के अंदर मौजूद हर एक कैदी का डर, गुस्सा, दर्द और पागलपन एक साथ अपने अंदर फील करने लगता है। फीलिंग्स का यह भारी प्रेशर उसे मेंटली और फिजिकली पूरी तरह तोड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर इसाबेल उसे शांत होने में हेल्प करती हैं और कहती हैं कि हॉस्पिटल के पेशेंट्स को अब सेफ्टी की जरूरत है। डिएगो उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। डॉक्टर इसाबेल और एक सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर यानी बरामदे को ब्लॉक कर देता है, ताकि कोई भी डेंजरस कैदी हॉस्पिटल के अंदर न घुस सके। ठीक इसी समय जूलियस के सेल के अंदर क्या चल रहा है यह जानने के लिए फेलिसिया वार्डन डेवलिन से कांटेक्ट करती है। वो बताती है कि किसी ने जेल का मेन सिस्टम हैक कर लिया है और सब कैदियों की सुपर पावर को फ्री कर दिया है। वार्डन सिचुएशन को संभालने के लिए तभी उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सेल का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। असल में जूलियस ने सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान किया था। उसने सिर्फ कॉलर्स ही बेकार नहीं किए थे, बल्कि सेंटीब्रॉन के हर एक इलेक्ट्रॉनिक सेल का दरवाजा भी अनलॉक कर दिया था। नतीजा यह कि अब हर एक डेंजरस कैदी बिल्कुल आजाद था। कुछ ही मिनटों में यह तांडव पूरी जेल में फैल जाता है। लेजर पावर, टेलीकाइनेसिस, आग कंट्रोल करने की पावर के साथ साथ और भी कई खतरनाक एबिलिटीज वाले कैदी उनके सामने जो आ रहा था सब तबाह करने लगते हैं। कई गार्ड्स पलक झपकते ही अपनी जान गंवा देते हैं, तो कई लोग अपने ही सेलमेट्स यानी साथ रहने वाले कैदियों के जरिए मारे जाते हैं। पूरी जेल की व्यवस्था एकदम चरमरा जाती है। इधर डायमंड जिम आखिरकार अपनी पूरी पावर वापस पा लेता है। उसकी बॉडी एक विशाल मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसके पास अनलिमिटेड ताकत और ऑलमोस्ट न टूटने वाली स्किन थी। यहाँ तक कि पेबैक भी उसके साथ लड़ने में लाचार दिख रहा था। जिम खाली हाथ की लड़ाई में पेबैक को बेरहमी से हरा देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वो जैसे ही पेबैक को खत्म करने वाला होता है, ठीक तभी एक और कैदी पीछे से जिम पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर जैसी ताकत वाले जिम ने उस अटैक को भाव तक नहीं दिया। वो अपनी भयानक ताकत का इस्तेमाल करके एक झटके में उस कैदी की गर्दन मरोड़कर उसे जान से मार देता है। मगर इस थोड़े से टाइम के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पेबैक वहां से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। पास ही एक जगह पर कैप्टन ब्रोडी और बाकी बचे हुए ऑफिसर्स मजबूरी में इस दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोडी फेलिसिया से जानना चाहता है कि कॉलर्स को दोबारा चालू करने का कोई तरीका है या नहीं। फेलिसिया बहुत तेजी से इसका सॉल्यूशन निकाल लेती है। वो बताती है कि अगर वे किसी भी तरह जेल के मेन जनरेटर को रीस्टार्ट कर सकें तो
सिक्योरिटी सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो जाएगा और ऐसा होते ही वे कॉलर्स का कंट्रोल वापस पा लेंगे और नेली ड्रग को दोबारा एक्टिवेट करके सबको शांत कर सकेंगे। एक सेकंड भी टाइम वेस्ट किए बिना ब्रॉडी खुद ही जनरेटर रूम की तरफ जाने का फैसला करता है और बाकी ऑफिसर्स कैदियों से लड़ने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। लेकिन डायमंड जिम नोटिस कर लेता है कि ब्रॉडी किस तरफ जा रहा है और वो सीक्रेटली उसका पीछा करता है। जनरेटर रूम के अंदर घुसकर ब्रॉडी डायरेक्शंस के लिए फेलिसिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उनका कम्युनिकेशन सिस्टम टूट रहा था और सिचुएशन को और भी क्रिटिकल बनाने के लिए मॉन्स्टर जिम पहले ही उस रूम में एंटर कर चुका था। वो विशाल मॉन्स्टर ब्रॉडी को ढूंढना शुरू कर देता है। कैप्टन जनरेटर के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका हाथ लगने से एक रेंच नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है। जिम तुरंत ही उस पर टूट पड़ता है। ब्रॉडी दौड़कर भागने और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां अब छुपने जैसी कोई जगह नहीं बची थी और कोई रास्ता न देख ब्रॉडी आखिरकार पलटवार करने का फैसला करता है। लेकिन अफसोस, जिम की उस सुपर ह्यूमन मॉन्स्टर बॉडी के सामने ब्रॉडी के पंचों का कोई असर नहीं हो रहा था। ब्रॉडी को ऑलमोस्ट जान से मारने के ठीक पहले जिम एक बड़ा सच सामने लाता है। वो बताता है कि इस पूरे जेल विद्रोह का प्लान असल में पहले दिन से जूलियस ही बना रहा था। जिम को पहले लगा था कि कैप्टन ब्रॉडी शायद सीक्रेटली जूलियस की हेल्प कर रहा है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ब्रॉडी बिल्कुल बेगुनाह है। इस बात पर गहराई से सोचते ही ब्रॉडी के दिमाग में असली सच चमक जाता है। जब जेल का पावर सिस्टम पहली बार खराब हुआ था, तब ऑफिसर डैनी जनरेटर रूम के अंदर ही था। इसका मतलब यह था कि डैनी सीक्रेटली जूलियस के लिए काम कर रहा था और जेल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसी ने जनरेटर के अंदर कुछ फिट कर रखा था। सच जानने के बाद ब्रॉडी एक बार फिर जिम से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। वो मॉन्स्टर ब्रॉडी को पकड़कर अपने खाली हाथों से ही पीस कर मारने लगता है। ब्रॉडी अपनी आखिरी ताकत भी खो रहा था, लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड में वो किसी तरह उसके चंगुल से खुद को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो जमीन पर पड़े रेंच को उठाकर रूम की एक गैस पाइप को तोड़ देता है। पाइप से फुल स्पीड में जलती हुई गर्म गैस निकलकर सीधे जिम के चेहरे पर लगती है। आग में जलने की वजह से दर्द से चिल्लाते हुए आखिरकार वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिम के मरने के बाद ब्रॉडी तेजी से जेल का मेन जनरेटर रीस्टार्ट करता है। पावर सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो जाता है और गार्ड्स धीरे धीरे जेल का कंट्रोल वापस पाने लगते हैं। लेकिन जूलियस का प्लान अभी खत्म होने से बहुत दूर था। इधर उस लॉक सेल के अंदर जूलियस बिल्कुल शांत रहकर वार्डन से कहता है कि उसके पिटारे में अभी एक आखिरी चाल बची है और तभी उसकी असली सुपर पावर का सीक्रेट खुलता है। जूलियस सिर्फ लोगों का दिमाग कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो चाहे तो अपनी चेतना या आत्मा को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसफर भी कर सकता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जूलियस वार्डन डेवलिन के साथ अपना दिमाग अदल बदल कर लेता है। अचानक असली वार्डन खुद को जूलियस की बॉडी के अंदर बंद पाता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वार्डन की बॉडी के अंदर मौजूद जूलियस उसे एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब पूरी तरह से वार्डन के भेष में मौजूद जूलियस बिल्कुल शांत रहकर गार्ड्स को ऑन ऑर्डर देता है कि सेल का दरवाजा खोलें और अंदर के कैदी को घसीटते हुए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कालकोठरी में डाल दें। गार्ड्स बिना कोई सवाल किए उसके ऑन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसके कुछ ही देर बाद जूलियस बेहद नॉर्मल तरीके से जेल के अंदर घूमते हुए फेलिसिया के सामने आता है। फेलिसिया काफी गर्व के साथ उसे बताती है कि दंगे को आखिरकार कंट्रोल कर लिया गया है और कैदियों को उनके अपने अपने सेल्स में वापस भेजा जा रहा है। नकली वार्डन बने जूलियस ने उसके काम की बहुत तारीफ की और उसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया। कैप्टन ब्रॉडी की जगह उसने फेलिसिया को ऑफिशियली सेंटीब्रॉन जेल की नई सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया। इधर जेल के अंदर का वो दंगा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जेल के मैदान में देखा जाता है कि पेबैक कई मरे हुए कैदियों की डेड बॉडीज पर बैठा हुआ है। इस पूरी अफरा तफरी के बीच उसने मौके का फायदा उठाकर जितने ज्यादा हो सके उतने खतरनाक मेटा ह्यूमंस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया है। अपने काम से सेटिस्फाइड होकर वो काफी प्राउड के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा था। ठीक इसी समय डिएगो भी इस जेल एक्सीडेंट के सबसे बड़े हीरोज में से एक बनकर उभरता है। पूरे दंगे के दौरान उसने डॉक्टर इसाबेल के साथ खड़े रहकर हिंसक कैदियों से हॉस्पिटल विंग को सेफ रखने में हेल्प की थी। उसके इस अच्छे बिहेवियर और बहादुरी के इनाम के तौर पर डिएगो को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। उसे सेंटीब्रॉन से ट्रांसफर करके एक नॉर्मल जेल में भेज दिया जाता है, जहां से बहुत जल्द वो परमानेंटली आजाद हो जाएगा। जेल छोड़ने से पहले डिएगो डॉक्टर इसाबेल से काफी इमोशनल विदाई लेता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ऑफिसर लिज वहां वार्डन डेवलिन का एक मैसेज लेकर आती है। नए ऑर्डर में कहा गया था कि डॉक्टर इसाबेल को जूलियस को लगातार हैवी डोज की दवाइयां देना जारी रखना होगा ताकि वो हमेशा कंट्रोल में रहे। डॉक्टर इसाबेल को इस रिक्वेस्ट पर तभी थोड़ा डाउट होता है। कोई एक बात उन्हें ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन चूंकि ऑर्डर सीधे वार्डन की तरफ से आया था इसलिए उसकी बात टालने का कोई रास्ता नहीं था और इस तरह बिना कुछ समझे वो उल्टे जूलियस को उसकी पुरानी पहचान का आखिरी
नामो निशान भी पूरी तरह मिटाने में हेल्प कर बैठती हैं। कुछ दिनों बाद फेलिसिया ऑफिशियली सेंटीब्रॉन जेल की नई सुपरवाइजर के तौर पर अपनी ड्यूटी संभाल लेती है। दूसरी तरफ कैप्टन ब्रोडी इस जेल से पूरी तरह इस्तीफा देने का फैसला करते हैं। इतने सारे हादसों के बाद वो अब इस वायलेंस और करप्शन के बीच अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहते थे। इसके बजाय वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने का रास्ता चुनते हैं। कहानी के एंड में देखा जाता है कि जूलियस बेहद कामयाबी के साथ सारी सजाओं से बच निकलता है। उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि डिएगो के साथ किया अपना प्रॉमिस भी पूरा किया। डिएगो जब अपनी नई जेल के लिए बस में बैठने की तैयारी कर रहा था, ठीक तभी जूलियस अपना एक और आखिरी वादा निभाता है। वार्डन डेवलिन की बॉडी का इस्तेमाल करके ही वो दारियस के पैरोल पेपर्स पर साइन करके उसे रिहा कर देता है। कुछ ही देर में दारियस एक आजाद इंसान की तरह जेल से बाहर आ जाता है और जेल के बाहर एक कार के अंदर चुपचाप बैठकर उसका वेट कर रहा था खुद जूलियस। असली सच का किसी को पता चलने से पहले ही ये दोनों क्रिमिनल्स एक साथ चुपके से कार चलाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। एक बार फिर खुली हवा में वापस आए इन दोनों खतरनाक क्रिमिनल्स की सुपर पावर्स अभी भी सलामत हैं और वे क्राइम की दुनिया पर दोबारा राज करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।